दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक विभाजन की सामान्य जानकारी दीजिए। राजस्थान के भौतिक विभाजन की सामान्य जानकारी दीजिए। करवाया नहीं? करा दिया मालिक। आपके लेक्चर ऑनलाइन चेक कर लेते हैं हम, किस बैच में कितना हो गया है। राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न बालू का स्तूप का वर्णन कीजिए। दूसरा है, राजस्थान के भौतिक विभाजन की सामान्य जानकारी दीजिए। ये दो क्वेश्चन, दोनों के आंसर अभी लिखना शुरू करो जल्दी से। वर्ल्ड लिमिट अनलिमिटेड है, 100 शब्दों में है। 50 का नहीं, वो 100 का ही है। मैं पूछ लूंगा, आप लिखना तो शुरू करो, पहले 100 वाला लिखो फिर 50 वाला लिख देना। आप ये हम गेट जा कहाँ रहे हो? गेट बंद करने? हाँ फिर ठीक। मैं सोचो गेट बंद करने के चक्कर में तुम ही पार तो नहीं हो रहे हो। वो थोड़ा सा सर को क्या इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आई है तो इसलिए। कोई स्टूडेंट फ्री बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, आंसर लिखने हैं मतलब लिखने ही है। ये D3 बैच है ना, लिखो, तुम्हारे बैच से भी टॉप 10 में निकालना है। लाइव चल रहा है जसवंत जी? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी लिखो। ऐसे स्क्रीन पे देखने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप लिख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न बालू का स्तूप का वर्णन कीजिए। वापस रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न बालू का स्तूप का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान के भौतिक विभाजन की सामान्य जानकारी दीजिए। राजस्थान के भौतिक विभाजन की सामान्य जानकारी दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार पर लघु लेख लिखिए। राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार पर लघु लेख लिखिए। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन था। कोई नहीं, ऑनलाइन वालों को बता दिया वैसे तो। आप लोग भी लिख लो, राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार पर लघु लेख लिखिए। राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार पर लघु लेख लिखिए।
और ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों की कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, ताकि मैं भी अभी हूँ 15 मिनट तो देख लूँगा आराम से। किसी भी प्रकार से शिकायत हो तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं। अब चेक करके बताना मेरे को कुछ स्टूडेंट का। एक बार पीछे राउंड भी लगा, क्या ना लिख रहे कि नहीं लिख रहे। ऑफलाइन की नहीं, ऑनलाइन की बोला है, वो बाद में अपन। सो
जी। अरे कोई बात नहीं, यही खड़ा हूँ मैं। चुप हो जाओ, ये क्या है, डराओगे क्या मेरे को? अकेला आदमी वो आवाज निकाल रहे अलग अलग। लिखो लिखो, तुम तो लिखो। बैंड बाजू वाले में भर्ती करवाना क्या आपको? क्या दिक्कत है कुछ? एसी सारे चल रहे हैं इस वजह से? है? तो कुछ बंद कर दो, कुछ चला दो। लिखो लिखो, शाबाश लिखो। और जिसके जल्दी से क्वेश्चन पूरे हो जाए मेरे को बता देना। नकल नहीं करनी, ईमानदारी से लिखना है। लिख लिए? तीनों क्वेश्चन हो गए? तीनों हो गए? तीन दिए। राजस्थान की स्थिति विस्तार, उसमें लघुलेख लिखना, यही था ना? लिखो। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके क्वेश्चन तीनों पूरे हो गए हो? जल्दी करो फटाफट।
हाँ भाई, तीनों क्वेश्चन कितने लोगों को पूरे हो गए? एक, दो, तीन। जल्दी करो बाकी वाले। पहला क्वेश्चन किसका कंप्लीट हो गया? सभी का हो गया? ठीक है। सेकंड? अच्छा, थर्ड में अटके हुए हो। तो आ जाओ सर, रजिस्टर ले आओ आपका, जल्दी से आगे आ जाओ। हाँ यही ले आओ, कोई नहीं, पढ़ के सुनाना आपको। माइक देना हाथ वाला। इसको पकड़ लो सर आप। लो सर। इसको ऐसे पकड़ के रखना है कि आपको देना नहीं है? नहीं, रख लो आप। अच्छा, मैं रख लूँ। लो। हाँ जी। राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न बालू का स्तूपों का वर्णन कीजिए। वो मार्कर रहा, ये बोर्ड रहा। लो कर दो, दिखा बोर्ड। जल्दी से। एक दिन आप ही हो हमारे विजय से, अक्सर आप ही हो आज। अरे सर, सर बोर्ड चलाना नहीं आता मुझे। साइकिल चलाने आती है? मोटरसाइकिल आती है? तो बोर्ड चलाना क्या, ये लिखना है बस, चल। बाकी मैं खड़ा हूं ना साथ में, सेफ्टी के लिए। चलो। हाँ भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं बालों का स्तूप होगी। तो राजस्थान में कई बोलो। प्रकार के बालों का स्तूप है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं अपन बरखान की। तो बरखान क्या है कि जब मिट्टी का निक्षेपण, पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण, बीच में जो, हाँ। पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार स्थलाकृति के रूप में किया जाता है, तो बनने वाली जो स्थलाकृति है उसको बरखान बालों का स्तूप कहा जाता है। अब बरखान बालों का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? तो बरखान बालों का स्तूप शेखावाटी के अंदर। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो बीकानेर में। तीसरे नंबर पर श्री गंगानगर में। अब जो शेखावाटी है उसके अंदर भी एक मुख्य गांव है जिसका नाम है बालेरी गांव, जो कि चूरू के अंदर पड़ता है। तो ये तो हो गया अपना बरखान। अब बात करते हैं अपन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में क्या होता है कि जो पवन होती है वो अपना मिट्टी का निक्षेपण करती है समकोण पर, और समकोण पर मिट्टी का निक्षेपण करने के बाद में जो स्थलाकृति बनती है उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अच्छा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? तो ये बीकानेर के अंदर। दूसरे नंबर पर बात करें अपन तो श्री गंगानगर में, और तीसरे नंबर पर शेखावाटी मान लो, या अपन चूरू कह सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की, या रेखीय बालू का स्तूप की, या रेखिक बालू का स्तूप की। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पहले तो इसकी परिभाषा। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वो होते हैं कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन के समांतर समानांतर ही किया जाए, तो बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। अच्छा, ये सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? तो जैसलमेर के अंदर। फिर बात करते हैं अपन पैराबोलिक बालू का स्तूप की। अच्छा, पैराबोलिक बालू का स्तूप वो होते हैं कि बरखान जो बालू का स्तूप है वो तो अर्धचंद्राकार रूप से बनाया जाता है। जब मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर हो तो बनने वाला बालू का स्तूप होता है बरखान। अच्छा, इसके विपरीत जो बालू का स्तूप होते हैं उनको पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। ये हेयरपिन की आकृति के भी होते हैं, सर ने अपन को कल बताया। अच्छा, सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? तो ये सभी मरुस्थलीय जिलों के अंदर पाए जाते हैं। अगर अपन सामान्यतः बात करें तो JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। फिर है अगला बालू का स्तूप सीफ बालू का स्तूप। अच्छा, सीफ बालू का स्तूप क्या होता है? तो सीफ बालू का स्तूप, हाँ मैं बताता हूँ आपको कि जब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम्म, आराम से। सीप बालों का स्तूप होता है कि जो बरखान होता है उसके अंदर तो जो पवन चलती है वो समकोण पर चलती है, पर सीप में क्या होता है कि जब पवन अपनी दिशा बदल दे और जो बरखान है उसकी एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाए, तो बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो सीप बालू का स्तूप होता है। अब सीप बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? तो जहाँ बरखान होते हैं वहीं सीप बालू का स्तूप होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया दिया बरखान कहाँ कहाँ होते हैं। फिर अपन बात करते हैं अगला बालू का स्तूप, वो है कोई सा भी ले ले, अपन ले लेते हैं सर्वकपीस बालू का स्तूप। अच्छा, सर्वकपीस बालू का स्तूप क्या होता है? तो हाँ, सर्वकपीस ये सब्बर नहीं है भाई। तो सर्वकपीस बालू का स्तूप ये होता है कि मरुस्थलीय जिलों के अंदर झाड़ियाँ होती है,
और झाड़ियों के पास में बनने वाले जो छोटे बालू का स्तूप है। पानी पानी सर। हाँ, तो सर्पकपीस बालू का स्तूप। तो सर्पकपीस बालू का स्तूप के अंदर जो मरुस्थल के अंदर जो झाड़ियां होती है, उनके पास में बनने वाले जो छोटे बालू का स्तूप होते हैं, उनको सर्पकपीस बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये मरुस्थलीय झीलों के अंदर ही पाए जाते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। इसके बाद में आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। जब एक ही प्रकार के बालू का स्तूप या अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप समानांतर पाए जाते हैं या एक ही स्थान पर जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, तो बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है उसको। फिर अगला है अवरोधी बालू का स्तूप, कि जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इनके अवरोध के कारण जो बालू का स्तूप बनते हैं, उनको अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। ये सर्वाधिक सर्वाधिक तो नहीं कह सकते, पर इनके लिए एक मुख्यतः स्थान है जो कि पुष्कर अजमेर में है। अगला बताऊं सर? अच्छा, तारानुमा। तारानुमा जो बालू का स्तूप है, उसके अंदर क्या होता है कि ये अनियमित पवनों से या अनियमित हवाओं से इसका निर्माण होता है। यह सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बीकानेर और बाड़मेर में भी अपन को ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सामान्यतया 3 भुजा तो होनी चाहिए, पर अगर अनियमित पवनें चल रही हैं तो ज़्यादा भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन अब किसी दूसरे को बुला हाँ लेते हैं। जरूर। इनके लिए जोरदार तालियां भाई। सही बताया सारा, एक एक चीज। बाकी मैं तो देख रहा था, एक एक पॉइंट बताए पूरे पूरे जो इन्होंने लिखे हैं। अभी आप लोगों ने देखना है कि सही बताएं कि सही बताएं। पक्का? ठीक है सर, थैंक यू सर, आप जो स्टेज पे आए। अगला कौन आएगा? मैडम आप आ जाओ। अरे घबरा क्यों रहे हो? भाई खड़ा है ना स्टेज पे, आओ इधर, जल्दी से आओ। हेजिटेशन खत्म होगी इसीलिए बोल। पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया था, दूसरा आपका था, तो आप दूसरा क्वेश्चन बता दो। आ जाओ। पोडियम पे खड़े हो, पोडियम टूट जाएगा। अच्छा लो आगे करना भाई। कहाँ से लगेगा? ये कैसे लगेगा क्या? हम्म, हम्म। कौन सा वाला क्वेश्चन? दूसरे वाला। When due to the wind deposition of soil occurs, then the form English क्यों रहे हो भाई? मेरे को समझाना है या मेरा आंसर बोलना है? आप समझा भी दो और आपका आंसर भी बता दो, दोनों काम कर दो। पहले डेफिनेशन बोल दो। हाँ डेफिनेशन बता दो। When due to the wind deposition of soil occurs, then the formed structure called sand dunes. They are mostly found in जैसलमेर। मतलब जब विंड से डिपोजिशन होता है सॉइल्स का, तो एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको सैंड ड्यून कहते हैं, और सैंड ड्यून्स मोस्टली जैसलमेर में पाए जाते हैं। here are some different type of sand dunes in राजस्थान। सबसे पहले बरखान। बरखान जो होता है क्रिश्चियन शेप्ड का होता है, और ये मोस्टली शेखावटी रीजन में पाया जाता है। शेखावटी में भी ये ज़्यादा चूरू में पाया जाता है, उसके बाद सीकर और फिर झुंझुनू। फिर आता है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर में जो डिपोजिशन ऑफ सॉइल होता है वो राइट एंगल ऑफ दी विंड डायरेक्शन पे होता है, और ये मोस्टली बीकानेर में पाया जाता है। और फिर आता है लीनियर लॉन्गिट्यूडनल। सॉइल का डिपोजिशन पैरेलली होता है, विंड के डायरेक्शन के पैरेलली होता है, और लॉन्गिट्यूडनल मोस्टली जैसलमेर में पाया जाता है। ये मतलब जनरली रिवर बेसिन होता है उनके पास भी पाया जाता है, लाइक लूनी, गगर और वो जवाई। फिर है पैराबोलिक सैंड ड्यून्स।
जब पैराबोलिक सैंड ड्यून्स दे आर अपोजिट टू बरखान, और ये हेयर पिन की शेप में बनते हैं, और ये मतलब राजस्थान में मोस्टली फाउंडेड सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं ये, क्योंकि हर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स और डेज सॉरी यार सर कब आके बैठ के, मेरा ध्यान नहीं है। बहुत शानदार आंसर था भाई। भाई इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने क्लास का जो माहौल था ना पूरा बाप लिया कि मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के ऊपर से जा रहा है, तो उन्होंने हिंदी में बताना शुरू किया, यानी क्लास को पूरा प्रॉपर मैनेज किया, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश मीडियम वालों को भी, डबल लैंग्वेज में काम किया। और आप कब आके बैठ गए सर? 1 मिनट पहले मैं तो अचानक से गए, आपके चेहरे पे नजर मुको, यार आके बैठ गए सर, क्या बात। मैं आंसर सुन रहा था अपना। वेरी गुड, अच्छा ले बताया। मैंने भी यही कहा, आंसर बहुत अच्छा था। मैंने अपनी तरफ से तारीफ की, आप वाली आपकी तरफ से थे। नहीं नहीं, सेम ही थी दोनों। थैंक यू। हाँ जी, लास्ट में सेमेरी डेजर्ट। तो अपना डेजर्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था अपन ने। एरिड वाला कंप्लीट हो गया था विदाउट सैंड ड्यून और विद सैंड ड्यून। सेकंड पार्ट है सेमेरी डेजर्ट। और बांगड़ रीजन। डेफिनेशन हो गई थी अपनी इसमें। एरिड डेजर्ट की डबल थी। शुष्क मरुस्थल का मीनिंग था 0 से और 25 सेंटीमीटर। सेमीरिड का मीनिंग था 25 सेंटीमीटर, यानी एरिड डेजर्ट। एंड अरावली रीजन, अरावली रीजन का मीनिंग 50 सेंटीमीटर। तो एरिड डेजर्ट जो 25 सेंटीमीटर तक है और अरावली जो 50 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है उसको हमने नाम क्या दिया था? सेमेरी डेजर्ट, अर्ध शुष्क मरुस्थल और बांगड़ रीजन। इस बांगड़ रीजन को अध्ययन की दृष्टि से पुनः कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में, जिसमें 2 रिवर बेसिन है, लूनी बेसिन, और एक ऊपर वाला गगर बेसिन। बीच में इसमें एक नागौर और एक शेखावाटी। नागौर पार्ट है नागौरी अपलैंड और शेखावाटी इनलैंड। ये उच्च भूमि के रूप में और ये अंतः प्रवाह के रूप में। जिसमें स्टार्ट किया था अपन ने लूनी। लूनी वाले क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है गोडवाड़ी। उस गोडवाड़ी के आधार पर इसको क्या बोला गया है? गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। तो लूनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन which is extend in जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कुछ इसके जिले लिखवाए थे विस्तार वाले, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं वो देखनी बाकी थी। तो अब इसमें लिखेगा लूनी बेसिन में विशेषताएं। उसका एरिया या विस्तार लिखने बाद में इसी में ही नेक्स्ट लाइन में लिखो विशेषताएं। लूनी बेसिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं उसमें एक पॉइंट है आपके लवणीय पादप, हेलोफाइट प्लांट। तो हेलोफाइट प्लांट वो होते हैं जिस साइड में जमीन में सैलिनिटी या लवणीयता पाई जाती है। तो उस लवणीय जमीन में डेवलप होने वाली वनस्पति, जैसे जहाँ पे एरिड कंडीशन होती है, शुष्क दशाएं होती हैं, वहां डेवलप होने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। वेजिटेशन में जीरोफाइट XERO से स्टार्ट होता है, ZERO ये नहीं करना है, ये करोगे तो फिर यही मिलेगा। तो डेजर्ट एरिया में लूनी बेसिन के अंदर, जैसे लूनी बेसिन नाम अपन लूनी बोल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है? लून नमक है। जैसे लूनी बालोतरा पहुंचती है तो बालोतरा के बाद का और उसके बाद का जो हिस्सा है गुजरात वाला, इस एरिया में सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रण ऑफ कच्छ जो एरिया है
जो वास्तव में समुद्र की तली का हिस्सा है। जो टेथिस सी है उसका टेथिस सी का पार्टी है ऊपर। तो जहाँ रिवर सेडिमेंट्स काफी कम जमा हुए हैं, यानी नदियों के द्वारा अवसाद या मिट्टी का जमाव वहां पे कम है, और वहां पे सरफेस के ऊपर माइकासिस स्ट्रोक्स हैं। माइकासिस स्ट्रोक्स का मीनिंग सोडियम क्लोराइड रॉक्स, यानी जो अपने समुद्र के नीचे जो चट्टानें होती हैं सी पार्ट के सरफेस के अंदर, वो चट्टानें होती है माइकासिस स्ट्रोक्स। माइकासिस रॉक्स यानी लवणीय चट्टानें, सेलाइन रॉक्स। तो ये रन ऑफ कच्छ में बिल्कुल ऊपर देखने को मिलती है। तो जो रन एरिया होते हैं वो अपने आप में सेलाइन लैंड होते हैं। तो बाड़मेर के पास, बालोतरा के पास लूनी पहुंचते पहुंचते सेलाइन हो जाती। तो उसके सेलाइन या लवणीय होने के पीछे कारण है बालोतरा की भूमि में लवणीयता का अधिक होना, यानी सलिनिटी वहां एक्सिस मात्रा में। तो जहां लवणता अधिक होगी, इसका मीनिंग वहां प्लांट भी किस प्रकार के होंगे, लवणीय पादप। तो लूनी बेसिन में लवणीय पादप मुख्यतः बालोतरा में पाए जाते हैं। पहले तो हालांकि हम लिखते थे बाड़मेर बालोतरा में पाए जाते हैं, तो अब बाड़मेर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालोतरा अब अपने आप में खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें हेलोफाइट प्लांट में लिखिएगा, विशेषता में लवणीय पादप में लिखे। लूनी बेसिन में लूनी बेसिन में बालोतरा में लवणीय पादप अधिक पाए जाते हैं। बालोतरा में लवणीय पादप अधिक पाए जाते हैं। तो इसमें लिखो most of halophyte plants are found in Loni Basin in Balotra district. लोनी बेसिन में लवणीय पादप बालोतरा में अधिक पाए जाते हैं, या लोनी बेसिन पहले लिख दो चाहे इसमें। तो मोस्ट ऑफ हेलोफाइट प्लांट्स आर फाउंड इन लोनी बेसिन इन बालोतरा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जनरली क्वेश्चन ये पूछते हैं राजस्थान में कौन सा बेसिन है जो लवणीय पादपों के लिए प्रसिद्ध है। तो जिस नदी का नाम ही लोनी है, उसका जो प्लांट है वो भी किस प्रकार के हैं, लवणीय पादप। इन हेलोफाइट प्लांट्स पे गुजरात की तरफ ऊंट की एक प्रजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है खराई। खराई इसलिए कहते हैं क्योंकि हेलोफाइट प्लांट किस प्रकार के होते हैं, खारी वनस्पति होती है। जब जमीन ही खारी है तो उसमें डेवलप होने वाली वनस्पति भी सामान्यतः खारी होती है। तो इन प्लांट को कहते हैं लवणीय पादप, और इन खारे प्लांट पे डिपेंड होती है, उसको कहते हैं खराई कैमल। और ये खराई कैमल ऊंट को आपने जमीन पे चलता हुआ देखा है। रन ऑफ कच्छ में पानी में तैर के भी जा सकते हैं। इनको कहा जाता है स्विमिंग कैमल ऑफ इंडिया। भारत का तैरने वाला ऊंट कहा जाता है इसको, खराई प्रजाति का, जो लवणीय क्षेत्र के अंदर सरवाइव करते हैं। आवाज में भी टिन 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 यूं आएगी, इसमें क्या फील आता है, ले लो।
बर्ड का बेस्ट जो सॉल्ट प्रोड्यूस्ड होता है वो इस एरिया से होता है, रन ऑफ कच्छ, जैसे अपने बाड़मेर बालोतरा। ये खराई कैनाल। वहां से कोई बात नहीं, रहने दो, अपने आप चला जाएगा। इसके बाद में लूनी नदी जैसे बालोतरा से जालोर की ओर जाती है, तो जालोर में एक जगह आता है नेहड़। तो उस नेहड़ वाले एरिया में इसका पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहां जमीन सेलाइन जमीन बनती है, वहां पे भी एक नेहड़ का रन बनता है। तो राजस्थान में नेहड़ का रन कहाँ स्थित है? तो ये भी लूनी बेसिन में आता है। लूनी बेसिन में डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा इसमें? जालोर डिस्ट्रिक्ट, जो राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। कि राजस्थान में ग्रेनाइट स्टोन या पत्थर ज्यादा कहाँ से निकाला जाता है? जालोर से। तो ये सेकंड। अगली विशेषता में लिखे नेहड़ रन। हालांकि जालोर वाले इसको नेहड़ कम लिखते हैं या कम पढ़ते हैं, डायरेक्ट है को साइलेंट करते हुए डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? नेड बोलते हैं। बाकी सही शब्द है नेहड़। तो इसमें लिखिए नेहड़ रन। नेहड़ रन यह जालोर में लूनी बेसिन में स्थित है। नेहड़ रन अंडरलाइन करके आगे लिखिए, यह जालोर में लूनी बेसिन में स्थित है, या यह लूनी बेसिन में जालोर में स्थित है। जैसे ठीक लगे वैसे लिख दीजिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट पहले लिख दो, लूनी बेसिन बाद में लिख दो। नेहड़ रन is situated in Loni Basin in Jalore district. नेहड़ रन लोनी बेसिन में जालोर में स्थित है, या यह जालोर में लोनी बेसिन में स्थित है। इसका मीनिंग ये भी लोनी बेसिन का पार्ट। तो या तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे नेहड़ रन कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में आता है? नागौरी उच्च भूमि में, लोनी बेसिन में, शेखावाटी में या घग्गर में? तो ये लोनी बेसिन में आता है। लोनी बेसिन में किस जिले में है? देन आंसर रहेगा जालोर। तो या तो इसमें यह लोकेशन पूछी जाएगी या फिर यह डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। तो लोनी बेसिन में मुख्यतः ये दो विशेषताएं थी, एक तो हेलोफाइट प्लांट और दूसरा नेहड़ रन। अब इसके बाद में लोनी बेसिन से जैसे ऊपर की ओर चलते हैं अपन, तो लोनी के ऊपर की ओर नागौरी उच्च भूमि, नागौरिया प्लांट। नागौरिया प्लांट का एक तो जो विस्तार है वो किस एरिया में, क्योंकि इसका कोई उपनाम नहीं है। जैसे लोनी बेसिन में एक नाम दिया था ना अपन ने, गोडवाड़ बेसिन, तो ऐसा यहाँ पे कोई दूसरा नाम नहीं रहेगा। नागौरी उच्च भूमि यानी नागौरी उच्च भूमि है सिर्फ। अब इस नागौरी उच्च भूमि का विस्तार एक तो नागौर के अंदर है, नागौर से एक नया जिला बना था अभी अपना डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन नागौर डीडवाना कुचामन। फिर बाद में ये अलग होने के बाद इनका भी नए जिले बनाने की बात बीच में चली थी कि डीडवाना कुचामन को भी अलग अलग किया जाएगा, लेकिन फिर ये एक ही रहा था, डीडवाना कुचामन एंड पार्सली अजमेर एवं आंशिक अजमेर। क्योंकि नागौर अजमेर का हिस्सा है जो ये वाला पार्ट है, इसमें अपने फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है, और अधिक फ्लोराइड का यूज करने पर हड्डियों में अपने टेढ़ापन आता है।
जैसे दांतों का जल्दी झड़ना, हड्डियों में टेढ़ापन, पीछे बैकबोन है उसमें फुलावट आना जिसको कहते हैं कुबड़ा रोग। जैसे ऊंट के शरीर पे होता है ना कुबड़ हम्प, जैसे ऊंट के शरीर इस तरीके से होता है, ऊंट के या बैल में सांड होता है उसके, इसको क्या बोलते हैं, हम्प। तो राजस्थान में जो हम्प बेल्ट या जो कुबड़ पट्टी है जिसको हम कहते हैं बांका बेल्ट, बांका बेल्ट, क्योंकि हड्डियों में टेढ़ापन आता है इसका इसको बांका बेल्ट भी कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में कहते हैं हड्डियों का बांका हो जाना, टेढ़ा हो जाना। तो ये बांका बेल्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में बांका बेल्ट या हम्प बेल्ट कहाँ स्थित है? नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक्सिस फ्लोराइड के कारण, अधिक फ्लोराइड की मात्रा के कारण। अब जमीन में जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे चट्टानों में फ्लोराइड हर जगह है, लेकिन इस एरिया में एक्सिस फ्लोराइड होने के कारण ये समस्याएं अधिक है। अब आजकल तो हालांकि आईजीएनपी का पानी पी रहे हैं नागौर वाले, या पहले की तुलना में बारिश की मात्राएं पिछले 10-15 सालों में बढ़ चुकी हैं। तो इसका मीनिंग फ्लोराइड वाली जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और मेडिसिन भी इतनी ज्यादा आ गई हैं कि उनका इलाज भी होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन पहले के लोगों में सामान्यतः समस्याएं अधिक थी। तो इस कारण इस क्षेत्र को अपन कुबड़ पट्टी के नाम से जानते थे, बांका बेल्ट के नाम से। तो बांका बेल्ट का मीनिंग क्या है? एक्सिस फ्लोराइड वाले रीजन को नागौर अजमेर के मध्य क्या कहा जाता है? बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसमें नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि में लिखेगा। लोनी बेसिन के बाद में सेकंड हेडिंग है अपना नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। तो इसके विस्तार में एक तो मेन जो हेडिंग है वही जिलाएगा कि इसका विस्तार नागौर, फिर उससे अलग हुए पार्ट डीडवाना कुचामन, और एक पार्सली पार्ट यानी आंशिक हिस्सा अजमेर का भी। तो इसमें लिखेगा नागौरी उच्च भूमि का विस्तार या इसका विस्तार नागौर, डीडवाना कुचामन एवं आंशिक अजमेर में। नागौरी अपलैंड इज एक्सटेंड इन नागौर, डीडवाना कुचामन, नागौरी अपलैंड या नागौर अपलैंड, नागौरी अपलैंड इज एक्सटेंड इन नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद में एंड पार्सली अजमेर, आंशिक अजमेर, आंशिक में ऊपर बिंदी लगाना। नेक्स्ट में लिखे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। लूनी बेसिन में जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि इस साइड में रण अधिक है, तो रण अधिक है तो हेलोफाइट प्लांट है। जबकि नागौर वाला जो एरिया है वो अपने नागौर, डीडवाना कुचामन, ये राजस्थान में सेलाइन लेक्स के लिए प्रसिद्ध है, लवणीय झीलों के लिए। राजस्थान में लवणीय झीलें या खारे पानी झील सर्वाधिक इसी क्षेत्र में है, लवणीय या खारे पानी की झीलें। किचन में कौन घुसा हुआ है? राजस्थान में नंबर ऑफ लेक्स सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। लेकिन उदयपुर में जो झीलें हैं ये अपने आप में फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, मीठे पानी की झीलें, जिसमें खारे पानी और मीठे पानी में अगर तुलना करें तो उदयपुर में नंबर ऑफ लेक्स सबसे ज्यादा है। यानी हम वाटर नेचर पे नहीं जाके संख्या पे जाएं कि काउंटिंग अगर झील के एक जिले में करना स्टार्ट करें तो एक जिले में सबसे ज्यादा काउंट कहाँ होती है? इस कारण से लेक सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के झीलों की नगरी किसको बोला गया है? उदयपुर। तो यहाँ झीलें अधिक होने के कारण बोला गया है। जबकि झील तो अपने पश्चिमी राजस्थान में भी खूब है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, लेकिन वो किस नेचर में आती हैं? सेलाइन लेक्स में आती हैं। तो राजस्थान में खारे पानी की झील सर्वाधिक किस जिले में है? नागौर के। अब वर्तमान में नया पार्ट जो है डीडवाना, कुचामन, उस एरिया में अधिक आती है। हालांकि ज्योग्राफिकल एरिया तो वही है, नागौरी अपलैंड के नाम से ही प्रसिद्ध है वो। तो विशेषताओं में लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स में, विशेषता में फर्स्ट पॉइंट ये है सेलाइन लेक्स या ब्राइन वाटर लेक्स।
लवणीय झीलें। लवणीय झीलें, लवणीय झील में लिखेगा। इस क्षेत्र में लवणीय झील सर्वाधिक पाई जाती है। Saline lakes are mostly extant in this region. इस क्षेत्र में लवणीय झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं। Saline lakes are mostly extant in this region. इस क्षेत्र में लवणीय झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख जिले in which major districts, पहले डीडवाना कुचामन का नाम लिखना। In which major districts डीडवाना कुचामन एंड नागौर, जिसमें प्रमुख जिले इस क्षेत्र में लवणीय झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख जिले डीडवाना कुचामन एवं नागौर है। जिसमें प्रमुख जिले अभी जो लिखे थे ना अपने, डीडवाना कुचामन एवं नागौर। अजमेर वाला एरिया है वो मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड की मात्रा के लिए। वो लवणीय झीलों के लिए प्रसिद्ध नहीं। अजमेर की तरफ मीठे पानी की झीलें हैं, क्योंकि वो अरावली जोन में आ जाता है। तो इसमें मुख्यतः लवणीय झीलों में डीडवाना कुचामन और नागौर, क्योंकि नागौर की ज्यादातर खारे पानी की झील अब वर्तमान में किस एरिया में है? डीडवाना कुचामन। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो आंसर फिर किसको देंगे? नागौर को। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, हम्प बेल्ट यानी कुब्बड़ पट्टी विशेषता में दूसरा पॉइंट है हम्प बेल्ट और बांका बेल्ट। इसमें लिखिए कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। जो मुख्यतः लवणीय भूमियां होती हैं सेलाइन एंड मार्शलैंड के रूप में होती हैं लवणीय दलदली भूमि के रूप में, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी भी भरा हुआ होता है। ये क्षेत्र होते हैं अपने आप में रण के नाम से, न के नाम से। रण बोलते हैं अपन मुख्यतः युद्ध भूमियों को। आपने जो पूछा रण वो ये बैटल लैंड, युद्ध भूमि, रण, रण भूमि। हालांकि राजस्थान में पश्चिमी जाते जाते नए को नए बना देते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में पोक जो एरिया है, उस पोक के अंदर एक रण था, पोक रण। समय के साथ साथ हमने इस पोक रण को क्या कर दिया? पोक रण कर दिया। तो ये सामान्य सी बातें, वहां नए का नए में चेंज होना, बोलने में आम भाषा में च का है में कन्वर्ट हो जाना, श का है में चालो सा हालो सा, कि किधर से आए सड़क, हड़क हड़क होते। किसकी शादी थी? हंगीतारी, संगीता की शादी थी। एक टोन होता है लैंग्वेज का, हर एरिया में अपना अपना होता है। अब शब्दों में जैसे सांगरी को क्या बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान? हांगरी। हांगरी रो साग घणो स्वाद है, हैं? हवा दे हागे। और किसी के साथ जाते हैं तो संग जावे या उसमें संगी बोलते हैं, वरना गड़बड़ हो जाए। इसमें लिखे
कुबड़ पट्टी में लिखे। यह नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। हम्प बेल्ट और बांका बेल्ट इज लाइज बिटवीन या इज सिचुएटेड बिटवीन नागौर एंड अजमेर। कुबड़ या बांका पट्टी नागौर एवं अजमेर के मध्य स्थित। जो अधिक फ्लोराइड के कारण प्रसिद्ध। जो अधिक फ्लोराइड के कारण प्रसिद्ध। या इस क्षेत्र में फ्लोराइड अधिक पाया जाता है। Which is famous for फ्लोराइड या एक्सिस फ्लोराइड लिख दो चाहे, जो फ्लोराइड के लिए या अधिक फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध। अधिक फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध। फिर इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो या इसके आगे कंटिन्यूस लिख दो। इस कारण इस क्षेत्र में हड्डियों संबंधी जो बीमारी होती है उसको फ्लोरोसिस यानी फ्लोराइड के कारण जो होती है, इस कारण इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। इस कारण इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। Therefore या that's why फ्लोरोसिस डिजीज आर मोर कॉमन इन दिस रीजन। इस कारण इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती हैं। Therefore या that's why फ्लोरोसिस डिजीज आर मोर कॉमन इन दिस रीजन। तो ये फ्लोरोसिस डिजीज के लिए प्रसिद्ध एरिया है। तो या तो इस सेंस में पूछा जाए कि फ्लोरोसिस बीमारी राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक है, या अधिक फ्लोराइड वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी या हम्प बेल्ट किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो इसमें जनरली क्वेश्चन है वो डिस्ट्रिक्ट को लेके ही पूछते हैं कि राजस्थान में बांका बेल्ट और हम्प बेल्ट का क्षेत्र किस जिले को कहा जाता है, तो नागौर अजमेर क्षेत्र को कहा जाता है। रीजन ये है फ्लोराइड के कारण, और इसका इफेक्ट ये है, इसका प्रभाव या इसके कारण क्या होता है, फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। तो अपना लूनी बेसिन 2 पॉइंट में प्रसिद्ध था, लवणीय पादप हेलोफाइट प्लांट और नेहड्रन, एक बालोतरा और एक जालोर। नागौर एक खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी उच्च भूमि। और दूसरा पॉइंट इसमें कुबड़ पट्टी प्रसिद्ध। तो एक तो लूनी बेसिन और दूसरा कंप्लीट हो गया है नागौर। देन उसके बाद में नेक्स्ट है शेखावाटी। थर्ड पॉइंट लिखिए शेखावाटी अंतः प्रवाह। शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो एक तो इसमें जो इनलैंड शब्द यूज हुआ है वो इनलैंड कांतली के कारण हुआ है। तो शेखावाटी में जनरली हम जिन डिस्ट्रिक्ट को काउंट करते हैं, जिसमें एक प्रमुख और बड़ा जिला आता है अपना, इसमें चूरू। चूरू के बाद में दूसरा प्रमुख डिस्ट्रिक्ट जिसको बीच में डिवीजन भी बनाया गया था, संभाग। देन उसके बाद में आता है झुंझुनू। तो इसमें 3 मेन डिस्ट्रिक्ट होते हैं, चूरू, सीकर एंड झुंझुनू। जिसमें सीकर की जो लोकेशन होती है वो जयपुर के टच में होती है। जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट ये है, इसके जस्ट ऊपर सीकर। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से चूरू के बॉर्डर की तरफ एक नदी चलती है जिसका नाम है कांतली।
हालांकि शेखावाटी में लोकल लैंग्वेज में इसको जो बोला जाता है काटली नदी, काटली नदी। तो काटली का मीनिंग पानी का कटाव ज्यादा करती, सॉरी पानी है वो मिट्टी का कटाव ज्यादा करता है, इस कारण इस रिवर को काटली रिवर कहा जाता है। अब साहित्य में लिखते लिखते उसको काटली को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके क्या लिख दिया, काटली रिवर। जैसे गांव का कालू शहर में कालू होता है, गांव में काले कालो यही करते हैं, पर शहर में वो कालू बन जाता है। तो उस शेखावटी के काटली को यहाँ काटली बना दिया है, बाकी वो काटली रिवर ही। अब इस एरिया से सीकर और झुंझुनू वाली काटली नदी के किनारे यहाँ मुख्यतः एक वंश ने शासन किया है जिसका नाम है तंवर। तो तंवर डायनेस्टी के कारण जो इसके किनारे पे रहे, उसके आधार पे इस क्षेत्र को क्या बोल दिया गया, तोराबाटी। आप जब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तो उसमें जयपुर की एक लैंग्वेज पढ़ोगे, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की एक उप बोली बोली जाती है नॉर्थ में, जिसको हम कहते हैं तोराबाटी। तो वो तोराबाटी बोली इसीलिए तोराबाटी है क्योंकि वहां तंवर डायनेस्टी का एरिया रहा है। तो कई जगह पर वहां पे किसी वंश के आधार पे, कहीं किसी ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे, या कई जगह वो ट्रेंड ही ऐसा आ गया कि उस बोली को ही विशेष नाम दे दिया। तो बोली के आधार पे उस क्षेत्र का नाम वो रख दिया गया, और कई बार क्षेत्र के नाम से बोलियों के नाम रख दिए गए। तो ये तंवरों के नाम से ये एरिया था तोराबाटी, और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को भी क्या बोल दिया गया, तोराबाटी बोला गया। तो तोराबाटी यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया है। अपन इसको कातली के कैचमेंट एरिया के सेंस में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि तोराबाटी, तो हम लिखते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ कातली इज नोन एज तोराबाटी विच इज एक्सटेंड इन सीकर एंड झुंझुनू। इसमें चूरू काउंट नहीं होता क्योंकि चूरू और बीकानेर राजस्थान के वो जिले हैं जो थली प्रदेश में, यानी जहां मरुस्थल थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, जहां कोई नदी नहीं है। तो इसका मीनिंग है चूरू तोराबाटी में शामिल नहीं होगा, शेखावाटी में शामिल होगा। तो शेखावाटी में तो तीनों ही लिखने हैं आपको कि शेखावाटी, शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज इज एक्सटेंड इन चूरू, सीकर एंड झुंझुनू। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में तोराबाटी शब्द को जब डिफाइन करेंगे तो उसमें सिर्फ दो ही जिले लिखने, एक तो सीकर एंड झुंझुनू, तोराबाटी में चूरू नहीं लिखेंगे फिर। तो इसमें एक तो आ गया अपना तोराबाटी रीजन। एक इसी क्षेत्र में अपने जो चारागाह भूमियां होती हैं उनको हम कहते हैं बीड, बीहड़ नहीं, बीहड़ अलग होता है। ये होता है चंबल बेसिन में। चंबल नदी जब कटाव करके इस तरीके से गड्ढे बनाती है, जिसको हम कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी का मीनिंग है उत्खात स्थला करती है या उत्खात भूमि। तो ये जो उत्खात भूमि बेडलैंड एरिया जो गड्ढे वाला है, बाद में फिर ऊपर है, फिर गड्ढा है, फिर ऊपर है, फिर गड्ढा है, इस तरीके से इस बेडलैंड को, ये कारण क्या है, चंबल का गली इरोजन। तो चंबल के अवनालिका प्रदन से निर्मित उत्खात भूमियों को क्या कहा जाता है, बीहड़। और शेखावाटी में ऐसी भूमियां जिन पे जैसे चारागाह भूमियां हैं, ये अपने जैसे खेजड़ी या केर वगैरह हैं, इस प्रकार के वृक्ष, कंटीले वृक्ष इस साइड में अधिक हो, केर है, ग्रासेज या घास है। तो ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसको हम चारागाह भूमि के रूप में मानते हैं। यानी एज ए ग्रेजिंग लैंड, या इनको पास्चर लैंड भी कहा जाता है। तो पास्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड इज नोन एज बीड इन शेखावाटी रीजन। हालांकि ये जरूरी नहीं शेखावाटी में, राजस्थान के कई जिलों में, लेकिन ये सब शेखावाटी में ज्यादा प्रचलित है। तो शेखावाटी में चारागाह भूमियों को क्या कहा जाता है, बीड। और कुछ प्रमुख बीड भी आते हैं, जैसे आप झुंझुनू सिटी से, शहर से अगर आप झुंझुनू के नॉर्थ ईस्ट की ओर चलते हो, ईस्ट की ओर, तो वहां तांबे का एक प्रमुख स्थान आता है, नाम सुना होगा आपने, खेतड़ी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस जैसे ही झुंझुनू से खेतड़ी की ओर चलोगे तो झुंझुनू से निकलते एक जगह आता है बगड़, दगड़ नहीं बगड़। तो इस बगड़ का जो बीड है वो प्रसिद्ध है। जैसे ही आप जयपुर से सीकर की ओर जाओगे और सीकर को क्रॉस करते हुए बीकानेर की ओर, तो जैसे ही आप सीकर को क्रॉस कर रहे होते हो तो एक बीड आता है जिसको नाम दिया जाता है फतेहपुर का बीड। इस फतेहपुर का नाम आप सर्दियों में ज्यादा सुनते हो क्योंकि ये चूरू के बिल्कुल टच में है, रतनगढ़ के पास में। तो जब चूरू का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि सर्दियों में सबसे कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट अपना, सबसे ठंडा जिला चूरू माना जाता है, तो चूरू के बिल्कुल टच में होने के कारण इसका टेम्परेचर भी बहुत कम आता है। तो सर्दियों में आप ज्यादातर न्यूज़पेपर में राजस्थान के कम तापमान जो पढ़ रहे होते हो, या तो माउंट आबू के हाइट के कारण, क्योंकि जैसे हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होते हैं। रीजन बाद में देखेंगे क्यों कम होते हैं, क्लाइमेट वाला चैप्टर आएगा अपने। उसी तरीके से फतेहपुर की ओर भी अपने टेम्परेचर कम पाए जाते हैं चूरू के टच में होने के कारण, क्योंकि मिट्टी का एरिया ज्यादा है।
और जहाँ मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो ये फतेहपुर, तो फतेहपुर में भी, फतेहपुर बीड का एरिया प्रसिद्ध है, तो ये भी बीड में है। और राजस्थान के अभी जो 37 कंजर्वेशन रिजर्व एरियाज हैं, तो जो कंजर्वेशन रिजर्व एरिया होता है वो एरिया होते हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे जहाँ बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ होता है वहां तो हम या तो नेशनल पार्क बना देते हैं या सेंचुरीज बना देते हैं, लेकिन शुरुआत में जब वाइल्ड लाइफ बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसको डायरेक्ट हम नेशनल पार्क नहीं बनाते हैं, ना उसको सेंचुरीज में काउंट करते हैं, उसको किस में काउंट किया जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में। तो ये जो बीड है, झुंझुनू बीड है वो भी, और एक अपना जो फतेहपुर का जो बीड है, ये दोनों अपने कंजर्वेशन रिजर्व एरिया जो 37 है उनमें शामिल है। अपने मोहाड़ा मंडी का नाम सुना है, जयपुर, उसके चारों ओर भी बीड है मंडी के पास में। वहां पे भी अपने ये 5-7 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है डिस्टेंस। तो मोहाड़ा मंडी वाला है उस साइड में भी आपको रोज घूमते हुए दिखाई देंगे नील गाय। गाँव में क्या रोजड़ा, तो वो रोजड़े जो नील गाय जो है वो इस साइड में आपको खूब दिखाई देंगे। और ये भी उन 37 में शामिल है। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो मोहाड़ा का एक साइड का पार्ट और एक उसके अपोजिट का पार्ट। एक को नाम दिया गया मोहाड़ा बीड ए, एक को नाम दिया गया मोहाड़ा बीड बी। तो राजस्थान में बीड बहुत सारे जिलों में है, लेकिन ये एरिया प्रसिद्ध ज्यादा किस एरिया में, शेखावाटी में। तो बीड क्या है समझ में आ गया, चारागाह भूमि। तो शेखावाटी में चारागाह भूमि या ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड को क्या कहा जाता है, बीड कहा जाता है। तो सिर्फ सिंपल कीवर्ड याद रखने हैं इनमें। तो तोरावाटी क्या था, कांतली का अपवाद क्षेत्र, कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर। कौन कौन से जिलों में, सीकर और झुंझुनू, चूरू काउंट नहीं होगा उसमें। फिर शेखावाटी वाले क्षेत्रों में एक आता है अपने जोहड़, एक बीकानेर में जगह आती है जोड़ बीड। तो ये गलती से आप ये मत सोचना कि शेखावाटी वाले जोहड़ और बीड को मिला के लिख दिया लगता है। तो ये अपने आप में एक स्थान का नाम है जोड़ बीड। राजस्थान में कुछ ऐसे एनिमल हैं लाइव स्टॉक या पशुधन के अंदर, यानी डोमेस्टिक जो एनिमल्स है अपने घरेलू मवेशी, जिनके रिसर्च सेंटर राजस्थान के पास है, यानी जो नेशनल लेवल के हैं। राज्य अपने लेवल के तो खुद अपने राज्य में ही स्थापित करता है, लेकिन नेशनल लेवल वाले यानी जो राष्ट्रीय स्तर पे केवल राजस्थान में ही है, जो कि मुख्यतः ICAR के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके माध्यम से। तो उसमें एक तो अपने बीकानेर के जोड़ बीड में नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर, यानी राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, उष्ट्र यानी ऊंट, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र। एक आपके जयपुर के पास में अविकानगर, नाम सुना आपने, टोंक में आता है। कौन सा नगर, अविकानगर। अविका वैसे किसको कहते हैं, अविका किसका पर्यायवाची होता है, भेड़ का। तो अविका नगर है, यहाँ पे भेड़ों का अनुसंधान केंद्र। सिर्फ भेड़ नहीं, भेड़ का जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद जो होता है, ऊन होता है, तो भेड़ और ऊन दोनों पे रिसर्च होता है। तो यहाँ पे बना हुआ है नेशनल या सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च सेंटर अविकानगर टोंक। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पे है, अविकानगर टोंक में। तो ये जगह है, ये अपने आप में अलग है, ये जगह स्थान का नाम है, जबकि ये जोहड़ जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। बीड अपने आप में एक मीनिंग होता है, चारागाह भूमियों को बीड कहते हैं। तो जोहड़ किसको कहा जाता है वो देखना है। तो ये जोड़ बीड तो अलग था, ये तो बीकानेर में एक रिसर्च सेंटर है कैमल के लिए। जोड़ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, गांव के अंदर अपने घरों से जो पानी निकलता है ड्रेनेज सिस्टम का, यानी बारिश वगैरह में, वो पानी जाके गांव के अंदर निम्न भूमि होती है, नीचा भाग होता है, उसमें जाके इकट्ठा होता है। अब वो जो भाग होता है, इसमें गांव में इस एरिया में अपने चिकनी मिट्टियां भी पाई जाती हैं, लोमी सोइल होती। इस कारण ये जो पानी है ये लंबे टाइम तक स्टोर होता है। जैसे पूरे गांव में बारिश हुई, तो बारिश तो खेत में भी हुई थी, लेकिन वहां पानी स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि खेत में अपने सैंडी सोइल या रेतीली मिट्टियां होती है शेखावाटी की ओर, तो पानी का रिसाव तुरंत हो जाता है। लेकिन गाँव के जोड़े में जाके देखा कि पानी इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा ही नहीं हुआ, अगले 2-3 महीने पानी रहेगा भी उसमें, वो अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया। तो ये जो निम्न भूमियां होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनमें पानी कलेक्ट होता है, ये जोहड़ होते हैं। शेखावाटी वालों के लिए पानी के कच्चे कुएं होते हैं, कारण क्योंकि पहले जनरली अपने
जो पक्के कुएं थे उन कुओं से पानी निकाल के गांव में एक टंकी में डाल दिया जाता। इस टंकी से या तो घरों तक सप्लाई आती या इसके नल लगे हुए रहते, वहां से भर के लाना होता। लेकिन ये पानी दिन में एक बार ही डाला जाता। फिर अगर घरेलू काम में, क्योंकि उसमें लगभग पेयजल आपूर्ति पूरे गांव में हो जाती है उससे, लेकिन उसके बाद अगर एक्सेस वाटर की आवश्यकता है, जैसे घर में घर की सफाई करनी है, पशुओं को पिलाना है, तो बाद में डिपेंडेंसी किस पे होती थी? जोहड़ पे। तो लोग जोहड़ का पानी भर के लाते थे फिर। लेकिन ये बहुत ज्यादा साफ नहीं होता था क्योंकि गांव के मेवे से भी तैरते थे। अब किसी की इच्छा हुई तो बोतल भर के उधर निकल लिया उसके आसपास। तो ये जोहड़ वाला एरिया होता है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये तो होता है पक्का कुआ, स्थायी कुआ, परमानेंट वेल्स। ये होते हैं पानी के कच्चे कुएं। तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? पानी के कच्चे कुएं। क्योंकि इसमें हमने इसको खोद किया है और जमीन से पानी नहीं निकाला है। ये बारिश का पानी कलेक्ट हुआ ड्रेनेज सिस्टम से आया है, वो पानी कलेक्ट है। और कुछ समय बाद ये पानी सूख भी जाता है, 2 3 4 महीने बाद। इस कारण ये कच्चे कुएं हैं। और जो परमानेंट वेल्स होते हैं उनमें जमीन से पानी निकालते हैं अपन, पाताल से। इस कारण ये स्थायी कुएं होते हैं, परमानेंट वेल्स होते हैं। तो इनको कहा जाता है रो वेल्स। तो रो वेल्स ऑफ वाटर इज नोन एज जोहड़ इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। तो रो वेल्स ऑफ वाटर इज नोन एज जोहड़। अब इंग्लिश में डे को कई बार डी नहीं लिख के आर लिख देते हैं, तो ये एक आपका हिस्ट्री में जौहर हो जाता है, वो भी बन जाता है। तो जौहर अलग होता है। जब जीतने की संभावना कम बचती थी ना, तब जौहर और साका जो हुआ करता था, तो उसमें पुरुष केसरिया किया करते थे और महिलाएं जौहर किया करती। यानी अपने आप को अग्नि के, पानी के उनके सपुर्द कर दिया करते थे। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें कई बार क्या होता है, आप ये लिख जाते हो कच्चे पानी के कुएं। तो कच्चा पानी नहीं लिखना, कच्चा तो बादाम ही था, पानी पक्का ही होता। पानी के कच्चे कुएं हैं। तो लिखते टाइम थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि गलती से कच्चे पानी नहीं लिखा जाए। पानी के कच्चे कुएं, कुएं कच्चे होते हैं। तो इसमें पहले तो ये हेडिंग डालिए, इसका विस्तार लिखेगा। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन is extent in Churu, Sekar and झुंझुनू। तो क्या सर खड़ी एवं जोहड़ एक ही? रुको जरा, सब्र करो भी। ये पूछ वही रहा है जिसने पढ़ रखा है। जिसने ज्योग्राफी अभी तक नहीं पढ़ी, वो जिसने अभी तक नहीं पढ़ रखी, नहीं पढ़ रखी। खड़ीन क्या होता है? नहीं पता। तो इसका मीनिंग ये पता उनको ही है जिन्होंने पढ़ रखा है। तो आपको पता आगे आएगा, आगे बताएंगे। अब एडवांस में मत पूछो। अब एडवांस में तो अब कल, अब चलते चलते बताओ कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और कोई और भी आगे बढ़ चुका है तो बताओ सर कितने होंगे। ये सब आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इस पर लिखेगा। गलत पकड़े हो, सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो शेखावाटी अंतः प्रवाह मुख्यतः चूरू, सीकर एवं झुंझुनू में विस्तृत है। शेखावाटी इनलैंड is mainly extent in Churu, Sikar and झुंझुनू। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र चूरू, सीकर एवं झुंझुनू में विस्तृत है। झुंझुनू में विस्तृत है, झुंझुनू में फैला हुआ है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। तो विशेषता में फर्स्ट पॉइंट लिखो तोराबाटी।
तोरावाटी में लिखेगा। कांतली के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। Catchment area of Kantli river is known as तोरावाटी। कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली के अपवाह क्षेत्र को कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोरावाटी। कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जिसका विस्तार मुख्यतः सीकर एवं झुंझुनू में है। विच इज मेनली एक्सटेंड इन सीकर एंड झुंझुनू। चूरू नहीं लिखना इसमें। जिसका विस्तार मुख्यतः सीकर एवं झुंझुनू में। विच इज मेनली एक्सटेंड इन सीकर एंड झुंझुनू। जिसका विस्तार मुख्यतः सीकर एवं झुंझुनू में है। ये आगे रिवर पढ़ेंगे तब भी रिपीट होगा वापस से। उस नदी में भी लिख रहे होते हैं अपने। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगली विशेषता में लिखो बीड। ये जो आगे लिखा हुआ है बीड। शेखावाटी में चारागाह भूमियों को बीड कहा जाता है। तो चाहे ग्रेजिंग लैंड लिख दो चाहे पास्चर लैंड, इज नॉन एज बीड इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी में चारागाह भूमियों को बीड कहा जाता है। और बीहड़ जो होते हैं वो हम आगे मैदानों में पढ़ेंगे, जब चंबल पढ़ेंगे तब आएगा। पास्चर लैंड इज नॉन एज बीड इन शेखावाटी रीजन, या इन शेखावाटी रीजन पास्चर लैंड इज नॉन एज बीड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहो तो प्रसिद्ध बीड है अपने, एक बगड़ का बीड, फतेहपुर का बीड, शेखावाटी की ओर। तो इसमें एग्जाम्पल लिख दो नीचे, उदाहरण या फॉर एग्जाम्पल में स्थानों के नाम लिखिए। स्थानों के नाम लिख दीजिए, बगड़ बीड, फतेहपुर बीड। डिस्ट्रिक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। बगड़ बीड आगे कंजर्वेशन रिजर्व में भी आएगा, वाइल्ड लाइफ में रिपीट होगा आपके, वहां लिखवाएंगे। झुंझुनू में फतेहपुर भी रिपीट होगा, उसमें लिखेंगे सीकर। तो यहाँ तो सिर्फ नाम ही मेंशन कर दो, बगड़ बीड और फतेहपुर बीड। फिर अगली विशेषता लिखिए जोहड़। जोड़ या तो डी लिख दो या आर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश में बाद में उसमें वो जोहर वाला प्रोनाउंसिएशन भी हो जाता है। तो इंग्लिश वाले प्रयास करना, पहले डी लिखें जोहड़। जोहड़ क्या होता है? शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। इसमें लिखो रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन is known as जोहड़। रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं, तो जो आपने जो लिखा ना कच्चे कुएं, उस शब्द को अंडरलाइन कर देना, रो वेल्स। तो पक्के कुएं तो वो होते हैं जहां पानी समाप्त नहीं होता, यानी लगभग बना रहता है जब तक आसपास में कोई चट्टान नहीं आती। हालांकि कुओं में भी अपने आसपास में कई बार क्या होता है, इस तरीके से दोनों तरफ ब्लॉक या चट्टाने आने के कारण जो ऊपर से ग्राउंड में जहाँ पे पानी जितना रिजर्व हुआ है सिर्फ उस ब्लॉक में ही पानी मिलेगा और आसपास वाले एरिया से पानी नहीं आ सकता उस एरिया में। और वो पानी जैसे ही समाप्त हुआ तो उसके बाद में अपने स्थायी कुएं भी फेल हो जाते हैं कई बार।
नहीं होता जिस कुएं से हम 20-30 साल पानी पी रहे होते हैं, अचानक एक दिन पानी समाप्त हो गया, तो इसका मीनिंग साइड से उसकी कनेक्टिविटी है जो पानी से नहीं है, और फिर उसके 10-20 मीटर दूर अपने एक कुआं और खुदाया, उससे पानी निकल आता है फिर, तो इसका मीनिंग उस साइड में जो पानी की कनेक्टिविटी वाला एरिया होता है। तो ये होते हैं परमानेंट वेल्स, और ये होते हैं अपने रो वेल्स, पानी के कच्चे कुएं, जिनका सोर्स मुख्यतः रेनी वाटर होता है। बारिश का जितना पानी होता है उतना इनमें इकट्ठा होता है। ये वैसे लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में समाप्त हो चुके हैं, चिकनी मिट्टी वाले एरिया। गांव में पहले यहीं से अपन चिकनी मिट्टी लेकर आया करते घरों के अंदर, और पशुओं के गोबर के साथ मिला के लेप लगाया करते थे चूल्हों के, तो जो लगाते थे ना पहले, तो ये कार्य अपने इन्हीं एरिया से होता है। अब तो हालांकि ये वाला जो एरिया चिकनी मिट्टी वाला, यहाँ की मिट्टी को निकाल के और गांव में चारों तरफ से यूं ट्रैक बना दिया 400 मीटर वाला, उसके 4 बार चक्कर लगाओ, आर्मी में जाने के लिए फिट है। और उसमें उस ट्रैक के बीच में वो क्या करते हैं कि यहाँ पे भी एक फील्ड बना लेते हैं, यहाँ पे चिकनी मिट्टी बिछा के 3 इधर लगाते हैं और 3 इधर लगाते हैं, और मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो इन जोहड़ों को लगभग हमने समाप्त कर दिया है। अलवर के एक व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह, जिन्होंने गांव गांव जाके वापस इन जोहड़ों को रिवाइवल या पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और उन्हीं राजेंद्र सिंह को राजस्थान में कहा गया जोड़े वाले बाबा, और इसके लिए उनको एशिया का सबसे बेस्ट अवार्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि ये वाटर कंजर्वेशन की सबसे बेस्ट टेक्निक है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर आप ये जोड़े अधिक बनाओगे गांव में, तो बारिश का पानी आपके गांव में इकट्ठा अधिक होगा, और ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और जिन क्षेत्रों में जोड़े समाप्त हो गए हैं, वहां ग्राउंड वाटर, आप कई बार कहते हैं ना गाँव के पड़ोसी गाँव कि वहां तो पानी भरा ही रहता है, तो वो गाँव वाले ठीक है जिनके भरा रहता है, तो इसका मीनिंग है उस क्षेत्र में पानी अधिक है। और अपने जैसे गांव जैसे जोड़ा समाप्त हो गया, उन गांव में धीरे धीरे पानी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल वाटर है, उसको रिजर्व करने का या स्टोर करने का सबसे बेस्ट उपाय होता है। एक इसमें शेखावाटी क्षेत्र में लास्ट पॉइंट एक लिखिए सर, SAR। ये रेस्पेक्टेड वो SIR वाला नहीं है, श्रीमान वाला नहीं है, सर तालाब वाला है, SAR। जैसे आप जयपुर से सीकर, और सीकर के बाद में जो ज्यादातर झुंझुनू, चूरू और बीकानेर तक आपको ये ट्रेंड ज्यादा मिलेगा कि वहां स्थानों के नाम के आगे ज्यादातर टाइटल यूज क्या होता है, सर। क्योंकि ज्यादातर शेखावाटी का जो क्षेत्र था वो ऐसा था कि जहाँ पे बारिश के द्वारा या तो जोड़ बन जाते थे, या जिन गांव में जोड़ नहीं बनते थे वो तालाब होते थे। तो तालाब और जोड़ दोनों में पानी दिखता है अपने लिए, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। भाई अपने को तो कोई नाम लेके बताता है तब पता चलता है जोड़ है, और कोई नाम के आगे तालाब लिखता है तब अपने को पता चलता है तालाब है। बाकी दोनों में पानी है, देख के बता ही नहीं सकते जोड़ या। तो इनकी ज्योग्राफिकल टर्म्स ये होती है कि तालाब, तालाब में वो काउंट होते हैं जिनमें कम से कम साल के 1/3 टाइम पीरियड पानी हो, और साल का 1/3 टाइम पीरियड का मीनिंग होता है 4 महीने। पहले ऐसा हुआ है, उन्हीं को धीरे धीरे तालाब की श्रेणी में रखा गया, जिनका क्राइटेरिया 1 वर्ग मीटर से लेकर लगभग 2 हेक्टेयर तक। 1 हेक्टेयर होता है लगभग 4 बीघा, 2 हेक्टेयर होता है लगभग 8 बीघा। तो इसका मीनिंग 1 वर्ग मीटर उतना ही होता है जितना आपकी स्क्रीन है उसका आधा हिस्सा। अपने घर से निकलने वाला पानी भी तालाब बना सकता है, और वो लगभग 8 बीघा तक का एरिया होता है, वो तालाब की श्रेणी में होता है। इसमें टाइम की बाउंडेशन होती है, बाकी किसी भी एरिया में, चाहे झील हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, किसी में वाटर टाइम पीरियड बाउंड नहीं किया हुआ। तालाब में बाउंडेशन है कितने महीने पानी होना चाहिए, 4 महीने। अब भले ही आपके गांव में कोई तालाब बना हुआ हो, अब उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, 20 दिन बाद में सूख जाए, लेकिन उसको दर्जा पहले किसका मिला हुआ है, तो आज भी उसको तालाब ही कहेंगे। तो वो उस कंडीशन में 4 महीने वाली कंडीशन में पहले कभी रहा होगा, तब वो तालाब की श्रेणी में आया। तो शेखावाटी में इनको तालाब नहीं बोल के क्या कहा जाता है, सर। और बहुत सारे गांवों के नाम इनके नाम से हैं, जैसे एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान सालासर। बस शेखावाटी झुंझुनू की ओर चले जाओ, सीतसर, राणासर, भौमसर, जेजूसर, बहुत सारे गांवों के नाम के आगे क्या लगता है, सर टाइटल लगता है। तो इसमें लिखिएगा शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब।
क्योंकि इनमें पानी होता है, मानसून या जो रेनी सीजन होता है उसका पानी होता है। मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, तो इसमें लिखिए फाउंड इन शेखावाटी रीजन, in Shekhawati region, which are formed during monsoon season. तो इसमें तालाब के लिए जनरली अपन टैंक शब्द भी यूज करते हैं, लेकिन ये टैंक वो होता है जिसको बनाया जाता है, आर्टिफिशियल जो तालाब होता है, और एक जो नेचुरल टैंक या तालाब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉन्ड। तो जो पॉन्ड के रूप में वो है ये। तो पॉन्ड इन शेखावाटी रीजन विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज नोन एज सर, या इज कॉल्ड सर। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, तो इसमें जो तालाब या जो पॉन्ड शब्द आ रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो इसका मीनिंग जोहड़ और इसमें फर्क क्या है, जोहड़ को पानी के कच्चे कुएं बोला गया, जबकि इसको क्या बोला गया, तालाब। बनते दोनों रेनी वाटर से ही है, बारिश के पानी से वो बनता है। जैसे परमानेंट वेल्स होता है, स्थायी कुआं होता है, वो जमीन के पानी पे डिपेंड करता है, जबकि जोड़ होता है वो ऊपर ड्रेनेज के ऊपर या बारिश के पानी पे डिपेंड करता है। तो ये अपना शेखावाटी वाला पार्ट है, उसकी विशेषताएं कंप्लीट हो गई, बाकी करवाएंगे।